नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे उसकी लगातार अपडेट भी आप देख रहे होंगे। बात होगी झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव की। जी, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में भी ये दूसरा फेज है चुनावों का, विधानसभा चुनावों का। और आज ईवीएम में बहुत सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और ये भी तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसके बनेगी सरकार। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। और देखिए 23 तारीख को नतीजे आएंगे, शनिवार का दिन है जब नतीजे आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी तक जो आंकड़ा आया 11 बजे तक का कि 18% तक मतदान हुआ है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 18%। और अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड थोड़ा आगे से जरूर चल रहा है। और दोनों ही जगहों की अगर आप राजनीति की बात करें तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो ज्योति, इस बार को चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जो शिवसेना है वो टूट गई, जो आप कहिए शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी वो टूट गई, और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे के खिलाफ थे ही थे। तो इस बार का चुनाव ये तय कर देगा कि आखिरकार जनता ने किसे असली शिवसेना माना, किसे असली एनसीपी माना है और किस पर उनका भरोसा है। देखिए, पिछली बार के चुनावों में 4 मुख्य रूप से पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, जैसे कि खुशबू ने बताया था, एनसीपी और शिवसेना। अब इस 5 साल के दौरान राजनीति में महाराष्ट्र की भूचाल आया है, टूट हुई है और ये बड़ी टूट हुई है। और जनता ये सोच रही है भाई हमने वोट किसे दिया था, वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हुआ दरअसल यही है। पहले तो देखिए जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी वक्त ही बीजेपी के अंदर और शिवसेना के अंदर इस बात को लेकर रार था कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा। फिर हमने देखा अचानक से एकाएक अजीत पवार की एंट्री होती है, अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर अजीत पवार वापस अपने चाचा के साथ आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंट्री फिर से हो जाती है उस टूटी हुई शिवसेना की। शिवसेना टूट जाती है, शिवसेना 2 गुटों में बढ़ जाती है, शिंदे गुट अलग हो जाता है और उद्धव गुट अलग हो जाता है। फिर एनसीपी की टूट दोबारा से हुई, अजीत पवार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। और इधर जो कांग्रेस पार्टी थी उसके भी कई नेता छोड़कर चले गए। अब स्थितियां, अशोक चव्हाण एक बड़ा चेहरा थे जो गए, अशोक चव्हाण समेत बहुत सारे नेता थे जो चले गए। तो काफी चेंजेस हमें राजनीति में देखने को मिले। अब कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 6 पार्टियां होंगी है, शिवसेना के 2 हिस्से, एनसीपी के 2 हिस्से, कांग्रेस और बीजेपी। ये दरअसल चुनाव तय करेगा कि आखिर इन टूटी हुई पार्टियों के साथ कितने लोग हैं, लोगों ने किस गुट को अपना समर्थन दिया है, किसे वो असली शिवसेना मान रहे हैं, किसे वो असली एनसीपी मान रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, साथ ही साथ रहेंगे। जो एक है तो सेफ है जो पीएम ने कहा। तो इन सभी बयानों के मायने भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहे। और क्या जिस तरह से हरियाणा चुनाव में ये मैजिकल साबित हुआ था, क्या इस बार महाराष्ट्र में और झारखंड में भी ये मैजिकल साबित होगा? क्योंकि अगर आप झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की तो हमने बात की, आगे भी हम करेंगे, लेकिन अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में रघुवर दास एक इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया बीजेपी की तरफ से। उनके अलावा जो पूरी उहापोह की स्थिति है वो लगातार रही। कल्पना सोरेन की एंट्री जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही है, खास करके महिलाओं के हिसाब से अगर आप देखें तो उन्होंने एक अलग सेंटर पकड़ा है। तो क्या उसका फायदा हेमंत सोरेन को मिलेगा? और साथ ही साथ आप देखिए बाबूलाल मरांडी की आप बात करिए, अर्जुन मुंडा की बात करिए, मधु कोड़ा की बात कीजिए, चंपई सोरेन की बात करिए, तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में जो कि अब बीजेपी के साथ है। तो क्या बीजेपी को इसका साथ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो झारखंड का चुनाव भी हर लिहाज से इस बार सबसे ज्यादा अलग होने वाला है। देखिए जैसे कि हमने महाराष्ट्र की बात की कि 5 साल में उथल पुथल देखने को मिली है, वैसी उथल पुथल झारखंड में भी हुई। क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो मुख्यमंत्री थे वो जेल चले गए, फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री फिर जेल से बाहर आए, फिर चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिला के बहुत सारे नाटकीय घटनाक्रम झारखंड में भी हुए हैं और झारखंड में भी कई बदलाव हुए हैं। और उसके बाद जनता का साथ किसे मिलेगा ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और अगर आप झारखंड में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं या जहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां रहते हैं तो प्लीज अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर करिए। ये हमारी ताकत है और अधिकार है। और साथ ही ये आपको फिर बोलने का मौका देगा कि ऐसा होना चाहिए था और वैसा होना चाहिए था। अदरवाइज आप बोलने के हकदार नहीं है क्योंकि चेंजेस हमें ही लेकर आने हैं, आपको ही लेकर आने हैं। एक और चीज, कल कैश कांड की बड़ी गूंज रही महाराष्ट्र में और दूसरी जो गूंज रही बिटकॉइन की लेकर। बिल्कुल, और उसको लेकर लगातार सुप्रिया सुले तो अब ये भी कह रही हैं कि मैं साइबर क्राइम के ऑफिस भी गई, वो मेरी आवाज नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझ पर झूठे इल्जाम है। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी है उनके अलग आरोप आए हैं। कुछ देर पहले पीसी हुई थी, समित पात्रा ने बड़ी बातें कही उस पीसी में। लेकिन इस बीच जो नाना पटोले हैं वो ये भी कह रहे हैं ज्योति कि मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बिटकॉइन पता ही नहीं है।
हाँ, तो ये देखिए नाना पटोले और सुप्रिया सुले का ही नाम सामने आया था और जो इनका नाम आया उसके बाद अब सफाइयों का दौर चल रहा है। लेकिन इस दौरान जो विनोद तावड़े हैं बीजेपी नेता, उनके यहाँ से जो पैसे मिलने की खबरें आ रही हैं, तो इस तरह की खबरें वो भी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो साजिशन फंसाया गया है, आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने भी पीएम से पूछते हुए सवाल करते हुए सोशल मीडिया साइट पर पूछ लिया कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, कौन से ट्रक से भरकर लाए गए हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो राजनीति में चलती रहती हैं, सवाल जवाब होते रहते हैं। लेकिन लब्बो-लुबाब यही है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हर राजनीतिक पार्टी के लिहाज से कि आखिर उस राज्य में उस राजनीतिक पार्टी का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। और अगर बात आप महाराष्ट्र करें ज्योति, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना हाल देखा, क्योंकि देखिए दूसरा बड़ा राज्य है अगर आप लोकसभा सीटों के हिसाब से भी बात 48 करते हैं सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राज्य हो जाता है। यहाँ पर अपनी सत्ता को काबिज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और क्या यहाँ पर जो तमाम बयानबाजी की गई है और संघ का साथ मिला है, तो क्या वो पॉजिटिव जाएगा, क्या वो बीजेपी के हक में आएगा। जिस तरह से हरियाणा में एन मोमेंट पे देखिए तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस के साथ जा रही थी, लेकिन एन मोमेंट पे ऐसा कुछ हुआ कि हरियाणा जीत कर ले आई बीजेपी। तो क्या यही यहाँ पर भी होगा महाराष्ट्र में, या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये अपने आप में तमाम अहम चीजें हैं। और इस बीच जो प्रियंका गांधी है नजर उस सीट पर भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका गांधी पर भी जाहिर तौर पर नजर होगी। वायनाड से वो चुनाव लड़ रही हैं। पहले वहां से राहुल गांधी जीते थे, फिर राहुल गांधी ने वायनाड की सीट नहीं रखी, उन्होंने अपनी मदर की रायबरेली की सीट रखी और वायनाड के लोगों से कहा कि हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति होगा। और तभी से कयास लगाया जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी और प्रियंका गांधी ने वहां से लड़ा। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि वायनाड से जीत आखिर किसकी होगी, क्योंकि ये पहली दफा है जब प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव लड़ा है और उन्होंने सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो वायनाड की जनता ने किसे चुना है ये तो देखने वाली बात होगी। झारखंड में भी हमने देखा कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहां पर कैंपेनिंग करने के लिए भी राहुल गांधी गए थे और हेमंत सोरेन जो है वो ताबड़तोड़ उनके दौरे रहे जेल से आने के बाद, चूंकि वक्त काफी कम बचा था। अब सवाल यही है कि ज्योति क्या उनको सहानुभूति मिलेगी, हाँ। या या फिर जो जनता है वो ये सोचेगी कि नहीं इन्होंने कुछ गलत किया था और उसके बाद जेल गए थे। दोनों बातें होंगी। देखिए साख बचाने का भी ये चुनाव है। और सोरेन परिवार की अगर आप बात करें तो खुद जो शिबू सोरेन है वो वैसे फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी में उनका अभी भी दबदबा है। साथ ही साथ जो चुनाव है वो सीता सोरेन भी लड़ रही है, उनकी भाभी आप कह सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा चुनाव है वो सोरेन परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है, जो विरासत है वो भी तय होगी। और साथ ही साथ इस चुनाव में कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज जो लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं और उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में या तो खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारा है। तो सवाल ये भी है कि क्या उनकी राजनीतिक साख बच पाएगी, ये चुनाव ये भी तय करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण चुनाव यूपी में भी हो रहा है। 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है और ये सीटें तय करने वाली है। इसे कहा जा रहा है 2027 से पहले लिटमस टेस्ट, पार्टियों का लिटमस टेस्ट, भले समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर वो बीजेपी हो। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सीटें हैं, अम्बेडकर नगर में कटेरी है, मैनपुरी की करहल है, मुजफ्फरनगर में मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मंझवा, कानपुर नगर में सीसामऊ सीट है, अलीगढ़ में खैर और प्रयागराज में फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदर की सीट है जहाँ पर चुनाव हो रहा है। 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और गाजियाबाद में हालांकि 14 उम्मीदवार है, सबसे कम उम्मीदवार यहीं पे है। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं और क्या होता है। 11 बजे तक अलग अलग आंकड़े हैं, 11 बजे तक कहाँ कितना मतदान हुआ है। मीरापुर में सबसे ज्यादा 26% मतदान हुआ है, गाजियाबाद में 12% हुआ है, 12% सबसे कम गाजियाबाद में। गाजियाबाद के लोग निकल जाएं, अगर आप गाजियाबाद में रहते तो जरूर निकले, मतदान की प्रक्रिया का में हिस्सा लें, शिरकत करें। बिल्कुल। तो चलिए लगातार नजर रहेगी आखिर कहां पर कितना वोटिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सत्ता आने वाली है। इस उपचुनाव का हाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।